ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬਾਈ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी। दिवाली का सीजन आ गया सर। कल छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर भैया दूज। ओ माय गॉड। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो नालायको, पढ़ लो। आपकी दिवाली कब है? जब रिजल्ट में पास लिखा होगा। हाँ, ये मेरी तरफ मत देखो ऐसे घूर के। बच्चा कह रहे हैं आप तो सीए बन गए ना, तभी तो आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो मैं भी तो ऐसे ही बनाऊं। मैं भी तो ऐसे ही बनाऊं सर। हमने भी दिवालियां सेक्रीफाइस की हैं। हमारी सारी दिवालियां सब लाइब्रेरी के अंदर गई हैं। मुझे अभी तक याद है जब मैं लाइब्रेरी से घर वापस आता था रात को, मतलब 8-9 बज जाते थे। पटाखों की ना आवाजें आ रही होती थी, ठू ठू ठू, और मैं लाइब्रेरी से बस्ता टांग के वापस आ रहा हूँ। बट सर वो सारी चीजें ना पे ऑफ करती हैं, सही बता रहा हूँ। वो सारी चीजें ना पे ऑफ करती हैं और यार प्राउड फील होता है अपने ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद ही कोई सक्सेस मिलती है, बट सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है सर। मतलब अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना, सिंपल सी बात है, सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। आपकी जो सक्सेस है ना वो सेक्रीफाइस मांगती है। अब वो कुछ भी सेक्रीफाइस मांग सकते हैं, क्या पता आपकी सबसे मनपसंद की चीज क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को घूमने फिरने का शौक होगा, वो छोड़ना पड़ेगा। कई सारे बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी का शौक होगा, वो सब छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेस चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम अपनी हॉबी को दे सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर हम अपनी हॉबी पे टाइम लगाते हो तो दिमाग फ्रेश रहता है। बट सिंपल सी बात कह रहा हूँ सर, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और रियल दिवाली तो यार तभी होगी ना जब पास लिखा होगा ना। सही बता रहा हूँ, वो दिवाली नहीं होगी, बट दिवाली का दिन ही होगा, वो दिवाली से कम नहीं होगी सर। और आपको दिवाली से ज्यादा खुशी होगी जब यहाँ पे पास लिखा होगा ना। आप कहोगे सर वाकई दिवाली तो आज मेरी है। और आपको लिख लो कि हम दिवाली जो मनाएंगे ना, 25 फरवरी को मनाएंगे, जिस दिन हमारे दिसंबर के एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देख के हंसो मत सर। मैं सही बता रहा हूँ आपसे, मैं इतना प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी फैमिली के हर बच्चे के आगे ना, जो प्रोफेशनल के बच्चे हैं, देखो अब तो सीएस बनने वाले हो, कुछ ही घंटे बाकी हैं सीएस बनने में, तो क्यों नहीं मेहनत कर लेते यार। मतलब लास्ट के 1-1.5 महीने की तो बात है यार, जी जान लगा दो ना यार। क्या हो गया, ये टाइम वापिस आएगा सर। दिवाली, अगली दिवाली वापिस आएगी। बट जो ये पढ़ने वाला टाइम है ना, ये वापिस नहीं आएगा। नहीं तो अटेम्प्ट डिले हो जाएगा सर। मैं सब कुछ कह रहा हूं, ये सारी चीजें दोबारा आएंगी। भगवान सुखी रखे, सबको खुश रखे। ये मूवमेंट दोबारा आएंगे, दिवाली फिर आएगी। बट जो ये पढ़ने वाला टाइम है ना सर, ये वापस नहीं आएगा। और दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता एक बार एग्जाम देने के बाद। उन बच्चों से पूछो जिनके एग्जाम पहली बार में क्लियर नहीं होते। कई बच्चे होंगे सर, मे भी आपके पहली बार में एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, तो उनको भी हिम्मत नहीं हारनी। अब अपनी दीवार के सामने लिख लो कि दिसंबर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे एग्जाम नहीं देने, मुझे इसमें निकालने हैं बस। ठीक है जी, चलो और ये स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्योंकि कई बच्चों को टाइम वेस्ट लगता है कि यार सर क्या विवेक सर आके पहले तो बातें करते हैं। तो बातें नहीं करते, आज स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आईटीसी का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे 2 चैप्टर, आज हम स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी किया है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और एक सेकंड चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, उसको भी आज हम स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे जी, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों के ना चैट बॉक्स में मैसेज आए हुए थे कि सर जो आपने क्वेश्चन बैंक 2 दी है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला है, उसमें कई क्वेश्चन आप स्किप करवा रहे हो। तो क्या वो हमें करने ही नहीं है? क्या वो हमारे सिलेबस में नहीं है, या वो हमें खुद करने हैं? वो अपने खुद करने हैं सर। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा नहीं पाऊंगा सर। सिंपल सी बात है, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। बट मेन मेरा क्या मकसद है कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में बन सकते हैं, वो मेरा मन है कि मैं यहां पे करवा दूं। हाँ, आपने अलग से कर लिए, अच्छी बात है, दोबारा रिवीजन हो जाएगी। बट अगर आपने किए ही नहीं है तो कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो करने हैं। इसको छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी एक बार आपने जरूर पढ़ने हैं। ये मत कहना कि सर आपने छुड़वा दिए थे, नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने वो खुद पढ़ने हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी बेस है, प्रोविजन बेस है, वही मैंने छुड़वाए होंगे, वो आप खुद पढ़ सकते हो जी। और बाकी जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे सामने बैठे हैं, ये सामने भिंडी कलर का बच्चा बैठा है, देखो घिया कलर का बच्चा बैठा है। हाँ, खुश मत हो, खुश ना, खुश नहीं हो ना सौरभ। आपसे बात कर रहा हूं, इधर सुनो ध्यान से। अब जितने बच्चे मेरे रेगुलर बैच के सामने बैठे हैं, आपको मैंने 3 क्वेश्चन बैंक दिए हैं, और तीनों क्वेश्चन बैंक कम से कम 2 से 3 बार आपने रिवाइज करनी है। अब ये बार बार बहाना मत दो कि सर टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बचा ही नहीं है। तो आपका टाइम पता क्यों कम बचा है? आपने पहले सही ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो ये टाइम के रोने मत रो सर। टाइम बहुत था, बहुत था, बहुत था। सबके पास ही इतना टाइम है, जिनके रैंक आएंगे उनके पास भी सेम टाइम था, जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनके पास भी सेम टाइम होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली का हर बच्चा पास वाली कैटेगरी के अंदर कवर हो, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब वापस चलते हैं।
अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना जी, इधर देखो जी। अब आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्सडे आपका ऑफ होगा जी, क्योंकि दिवाली पे मैं 2-3 दिन के लिए घर जा रहा हूँ और यही टाइम मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो फिर मैं जब वापस आऊँगा उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास है और देन फिर हमारी क्लास सैटरडे को होगी जी, ठीक है। हमारा थर्सडे ऑफ है, हमारी क्लास अब सैटरडे को होगी। उसके बीच में अपनी पूरी जीएसटी की रिवीजन अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लो और पूरा जीएसटी बढ़िया तरह से रिवाइज कर लो। और जो क्वेश्चन बैंक 2 है उसके जो भी चैप्टर और बचे हैं उसको प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो जी, ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है टाइम ऑफ सप्लाई का जी। अब ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। वैसे मेरा मन नहीं था ये चैप्टर करवाने का, बट आपके एग्जाम जब मैंने देखे पिछले साल के, मतलब जितने पास्ट 5 ईयर के पेपर हैं उसमें कई बार क्वेश्चन बने टाइम ऑफ सप्लाई का और कई बार क्वेश्चन बने वैल्यू ऑफ सप्लाई का। और आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट प्रॉब्लम क्या है, चैप्टर आसान होने की वजह से ना बच्चा इसको स्किप कर जाता है। बच्चे को लगता है एग्जीक्यूटिव लेवल का है, कोई बात नहीं, याद होगा, एग्जाम में याद नहीं आता, बिना बात के फ्री के नंबर कट जाते हैं। तो मेरा मेन पर्पस यह है कि आप स्किप ना करो इसको, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं जी। एक बार फटाफट से जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको रिकॉल करवा दूंगा कि आपने क्लास में क्या पढ़ा था जी। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाह रहा है कंचनजंगा, कंचनजंगा प्राइवेट लिमिटेड जी, कंचनजंगा प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू सतलुज प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹2,50,000 ऑन 23rd June and the date of issue of invoice 25th June. Payment for the goods is made by Satluj Private Limited on 15 July. Can I determine the time of supply of goods for the purpose of payment of tax? पहले तो एक बात बताओ सर, गुड्स वाले केस में जो मैंने पीओटी का चैप्टर हमने किया, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि पीओटी के 2 नाम होंगे, एक तो टाइम ऑफ सप्लाई और एक पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। और टोटल 3 सेक्शन हमने क्लास में कवर किए थे, 12, 13, 14 अगर आपको ध्यान आ रहा हो। 12 गुड्स वाले केस में है, 13 सर्विस वाले केस में है, 14 रेट चेंज वाले केस में है। अब ये बात कर रहा है गुड्स की, तो सेक्शन 12 की बात कर रहा है सर। अब सेक्शन 12 में हमने सब सेक्शन 2 जो किया था फॉरवर्ड चार्ज वाला, वहां पर मैंने कहा था कि पीओटी कैसे निकलेगा, जब आपने इनवॉइस इशू किया होगा वो दिन, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी विच एवर लिया। और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि जो आपने सप्लाई की है उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व करता है नहीं करता। अब अगर सप्लाई में, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो याद करो फिर आपको इनवॉइस इशू करना है ओनर बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता फिर इशू करना है ओनर बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। अब कोई बच्चा मुझसे यहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, उसका मतलब क्या है, वो हमने क्लास में, इवन रिवीजन क्लास जो यूट्यूब के ऊपर है वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है जी। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतनी बात ध्यान दो, प्रैक्टिस पर्पस के लिए बस इतनी बात ध्यान दो कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा? यस कर रहा है सर, साफ साफ कह रहा है कि कंचनजंगा ने गुड्स की सप्लाई की है सतलुज को, तो अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है तो गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो पेमेंट की डेट मेरी किसी काम की नहीं है सर। मैंने पहले भी कहा था सर्विस वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं, गुड्स वाले केस के अंदर पेमेंट चेक नहीं करते। तो पेमेंट हमें चेक नहीं करनी, तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या निकल के आ रही है 25 तारीख, रिमूवल क्या आ रही है 23 तारीख, इनमें से अर्लियर क्या बनेगा 23 तारीख। तो मेरा पीओटी क्या निकल के आएगा 23rd जून जो होगा वो मेरा पीओटी आएगा, तो आंसर बनेगा 23 जून। ये मेरा पीओटी निकल के आ जाएगा जी, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक है जी, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सी बात, बस ये बात कहना चाह रहा है कि भैया आपका जो पीओटी निकल जाएगा डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर जो होगा जी, ये आपका पीओटी निकल के आएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। लो जी अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये तो इसको खुद कर सकते हो, 2, 3, 4। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको अगर इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे ना तो आपके एग्जाम में पक्का पक्का चांस है ये क्वेश्चन बन सकता है जी। इवन वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन, अगर मैं एग्जाम बनाता तो मैं एग्जाम में वाला क्वेश्चन पक्का देता जी। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चे ने अगर रिवर्स चार्ज अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा तो बच्चा क्वेश्चन गलत कर देगा। क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं मिंट इंडस्ट्री लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर इंपोर्ट बिजनेस सपोर्ट सर्विस फ्रॉम ग्रीन आईएनसी यूएसए 13 अगस्त, सर्विस ली 13 अगस्त को, इनवॉइस इशू किया आपने $1,20,000 का, $1,20,000 का 18 अगस्त को, और फिर पेमेंट आई है केस 1 में 22 सितंबर, केस 2 में 27 दिसंबर, और कह रहे हैं पीओटी निकाल दो।
अब क्वेश्चन में ना कहीं नहीं कहा इस केस में रिवर्स चार्ज है। बड़ा तो प्रोफेशनल के बच्चे हो सर, और हमने रिवर्स चार्ज वाले केस में कितना टाइम लगाया था आप सब जानते हो। और वहां पे रिवर्स चार्ज की सबसे पहली सर्विस ही क्या थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज है। अब अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में आरसीएम है, आरसीएम वाले केस में पीओटी कैसे निकलेगा? अगर इनवॉइस की डेट से 60 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट आ गई तो पेमेंट पीओटी बनेगा। और अगर इनवॉइस की डेट से 60 दिन में पेमेंट नहीं आई तो जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा फिर वो पीओटी निकल के आएगा जी। तो मुझे फटाफट से बोल दो रही। अब अगर इनवॉइस 18 अगस्त को है, पेमेंट आ रही है 22 सितंबर को, पहले केस में तो क्या 60 दिन में है या नहीं है? ऑब्वियस से पता 60 दिन में है। कई बच्चे तो नालायक ऐसे, इनको 60 दिन गिनने नहीं आ रहे। सर 18 अगस्त से 18 अक्टूबर सितंबर मान लो, 18 अक्टूबर मान लो, तो भैया 60 दिन के अंदर ही तो आ रहा है 22 सितंबर। तो अगर 60 दिन के अंदर है तो जो, ध्यान सुनो जी, जो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए, जो पेमेंट की डेट होगी ना वही फिर पीओटी बनेगी। 22 सितंबर मेरी पीओटी बनेगी, बस ये बात ध्यान दो जी। और हाँ, अगर 18 अगस्त है, अगर 27 दिसंबर है तो ये 60 दिन के अंदर नहीं है। तो अगर 60 दिन के अंदर नहीं है तो जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा फिर वो पीओटी आएगा जी। तो अगर 18 अगस्त है, अगस्त में 31 दिन होते हैं जी, अगस्त में 31 दिन होते हैं। तो अगर 18 अगस्त है तो 19, 20 और 11 मतलब 13 दिन अगस्त में हो गए जी। सितंबर में 30 दिन हो गए, 43 दिन हो गए, और फिर अक्टूबर में 17, तो 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को मेरे 60 दिन खत्म हो रहे हैं। 61 18 अक्टूबर मेरा पीओटी निकल के आएगा जी। एक बार आप दोबारा से कैलकुलेट कर लो सर। अगर आप 18 अगस्त से 18 छोड़ दो, 19, 20 और 31, 11 और 2 13 दिन हो गए अगस्त में, सितंबर में 30 हो गए, अक्टूबर में 17, 60 दिन हो गए। तो 60 दिन जहां खत्म होंगे उससे अगला दिन मतलब 18 अक्टूबर जो होगी वो मेरा पीओटी आएगा जी। ठीक है, तो आप चेक कर लो। पहले केस में बनेगा 22 सितंबर पीओटी, दूसरे के अंदर बनेगा 18 अक्टूबर जी। ये मेरा पीओटी निकल के आ गया जी। ये दोनों आंसर थे, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गए होंगे जी। बिल्कुल सिंपल थी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा आरसीए में, बच्चा गलती ना करे इसलिए क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, गिरा हुआ क्वेश्चन उठाना पड़ेगा जी। अगला क्वेश्चन है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, कितने बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा। याद करो सेक्शन 13(3) हमने रिवर्स चार्ज वाला किया था जी। उस रिवर्स चार्ज वाले केस में एक पॉइंट था कि अगर सर्विस सप्लाई की है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस में, उस केस में पीओटी आएगा जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जो पेमेंट की डेट होगी विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो पीओटी बनेगा। और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं पूरे विश्व में? आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में सेक्शन नंबर 92 कैपिटल ए। अब सोच के बोलना एसोसिएटेड किसे कहते हैं? 26 और मोर वोटिंग पावर होनी चाहिए, 51% की है तो लिंक पार्टी तो है ही है। तो अगर दोनों पार्टी लिंक पार्टी होंगी क्या लगेगा? आपका एसोसिएटेड बन जाएगा। उस केस में जिस दिन बुक एंट्री पास करोगे और जब बैंक डेबिट होगा, जिस दिन बुक एंट्री पास करोगे और जब पेमेंट की डेट होगी विच एवरेज अर्लियर जो होगा वो मेरा पीओटी निकल के आएगा जी। अब मुझे फटाफट से बोल देना, आपका 1 लाख रुपए कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है, सर्विस दी गई है 16 जून को, किसी काम की डेट नहीं है, इनवॉइस है 19 अगस्त को, किसी काम की डेट नहीं है, डेट ऑफ डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट की एंट्री पास की मतलब 30 सितंबर, और पेमेंट की डेट है 23 सितंबर, तो 23 दिसंबर, तो इनमें से क्या बन गया जी? 30 सितंबर ये मेरा पीओटी आ गया जी। तो 2 दिन बस मेरे काम के, 2 दिन मेरे काम के हैं, एक तो ये वाली डेट और एक ये वाली डेट। तो 30 सितंबर जो है जी ये मेरा पीओटी निकल के आ गया, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इस 30 सितंबर ये मेरा पीओटी आ गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का रही। ये हमारा क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बन सकते हैं जी। ठीक है, अब आ जाओ टाइम ऑफ सप्लाई के लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। कह रहे हैं बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। आपने सर्विस देनी स्टार्ट की है जी, आपने सर्विस देनी स्टार्ट की 5 जून को, अच्छी बात है। कंप्लीट किया 10 अक्टूबर को, बहुत अच्छी बात है। इनवॉइस इशू किया 20 अक्टूबर को, कमाल कर दिया जी। पेमेंट रिसीव की है चेक से 15 अक्टूबर को, अमाउंट क्रेडिट हुआ बैंक में 18 अक्टूबर को, और रेट चेंज हुआ 12 से 18, 16 अक्टूबर को। कह रहे पीओटी निकाल दो। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा, रेट चेंज वाला। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान है, कितने बच्चों को ध्यान नहीं है।
जिन बच्चों ने प्रोफेशनल के अंदर अगर सही ढंग से चैप्टर पढ़ा होगा तो उनको ध्यान होगा, नहीं तो सारे भूल गए होंगे। याद करो सर, मैंने क्लास में कहा था कि सेक्शन 14 रेट चेंज वाले केस में आपका पीओटी कंप्लीशन पे डिपेंड करता है, कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं आती। आंसर दो, सूरज, उसके बाद नवजोत, उसके बाद ये प्रिया, सुकृति, ऐश्वर्या, प्रीति, साक्षी, इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। मैं अगर आप आंसर नहीं दोगे कल मैं सारे बच्चों के नाम लाके यहाँ पे बोल दूंगा, चाहे मेरे को 2 घंटे नाम बोलने में क्यों ना लग जाए, क्योंकि आप आंसर दे नहीं रहे, आप बिल्कुल नालायक बन चुके हो। और देखो अब बाकी सारे बच्चे आंसर देना, आप आंसर नहीं दे रहे। बच्चे कह रहे सर आंसर कैसे दें, याद ही नहीं आ रहा, हमने रिवीजन ही नहीं की, हमें लग रहा था हमको सब कुछ आ गया जी। हाँ लगता रहने दो फिर। नालायक को याद करो, सेक्शन 14 मैंने कहा था कि पीओटी कंप्लीशन पर बेस है और कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं आएगी। कैसे निकालते हैं कि जो भी एलिमेंट, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जो भी एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा वो पीओटी आएगा। अगर इनवॉइस है इनवॉइस पीओटी, पेमेंट है पेमेंट पीओटी, और अगर दोनों पहले हैं तो दोनों बाद में है या बीच एवरेज अर्लियर होगा फिर वो पीओटी आएगा। अब सोच के बोलना जी, सर्विस स्टार्ट कब की, किसी काम की नहीं है। सर्विस कंप्लीट कब हुई, 10 अक्टूबर को, तो कंप्लीशन जो है रेट चेंज से पहले है। नहीं यार ये बात समझ में, सर अगर 16 अक्टूबर को रेट चेंज हुआ, अगर 16 अक्टूबर को रेट चेंज हुआ और अगर कंप्लीशन 10 अक्टूबर को है तो कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है ना। अब कंप्लीशन रेट चेंज से पहले इनवॉइस आपने इशू किया जी 20 अक्टूबर को जी, इनवॉइस आपने इशू किया 20 अक्टूबर को, बोला रेट चेंज के बाद, क्योंकि 16 को रेट चेंज हुआ, तो कंप्लीशन पहले रेट बाद में। और पेमेंट आपने रिसीव किया 15 अक्टूबर को, बैंक में क्रेडिट हुआ 18 अक्टूबर को। और याद करो सर सेक्शन 14 में लिखा था अगर पेमेंट लेने के 4 दिन के अंदर अंदर अगर बैंक में क्रेडिट हो जाता है तो जिस दिन फिर पेमेंट ली होगी वही दिन पेमेंट का बनेगा। और अगर पेमेंट 4 दिन में क्रेडिट नहीं होती फिर जब बैंक में क्रेडिट हुई होगी फिर वो दिन बनेगा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, 15 को पेमेंट मिली, 18 को क्रेडिट हो गई, 3 दिन के अंदर क्रेडिट हो गई जी। अब अगर 3 दिन में होगी तो पेमेंट क्या बनेगी, 18 या 15, 15 बनेगी। 15 मींस 16 अक्टूबर रेट चेंज से पहले। अब तो आंसर दे दो, कंप्लीशन पहले, कंप्लीशन रेट चेंज से पहले, पेमेंट रेट चेंज से पहले, इनवॉइस रेट चेंज के बाद। तो कंप्लीशन के साथ क्या है, पेमेंट ना, तो पेमेंट पीओटी बनेगा और पुराना रेट ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 15 तारीख को ओल्ड रेट एप्लीकेबल था, तो रेट लगेगा 12% और पीओटी बनेगा 15 अक्टूबर। देख लो जी पीओटी आपका 15 अक्टूबर आ गया जी। बताओ सर क्वेश्चन में है क्या। तो सिंपल सा फंडा बस निकल के आ रहा है आपको इस वाले केस में, सेक्शन 14 वाले केस में सबसे पहली बात ये देखना है कंप्लीशन का है। अब कंप्लीशन चाहे नए रेट में हो चाहे पुराने में हो, तो अगर पुराने या नए में हो कंप्लीशन के साथ जो एलिमेंट होगा वो पीओटी आएगा। अगर कंप्लीशन पहले है पेमेंट पहले है इनवॉइस बाद में तो पेमेंट साथ में है, पेमेंट पीओटी। अगर कंप्लीशन पहले है इनवॉइस भी पहले है पेमेंट बाद में है तो कंप्लीशन के साथ इनवॉइस है वो इनवॉइस पीओटी हो गया। तो मतलब जो कंप्लीशन के साथ होगा ना, जो कंप्लीशन के साथ होगा बस वो पीओटी निकल के आ जाएगा। तो ये फंडा बस निकल के आ रहा है सर, ठीक है। और आप चेक कर लो जी यहाँ पे कंप्लीशन 10 अक्टूबर को, इनवॉइस 20 अक्टूबर को, इनवॉइस बाद में है और पेमेंट 15 को है, तो पेमेंट पहले है, तो पहले क्या आ रहा है 15, तो फिर वो पीओटी आएगा जी। इस तरह से आंसर निकलेगा जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके जी टाइम ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी जी। तो पहले आपने प्रोविजन लिख दिया जी, आपने पहले क्या लिख दिया प्रोविजन, उसके बाद फिर आपने इसका आंसर दिया जी। इस तरह से इसका आंसर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े, पक्का पक्का। लो जी अब लास्ट चैप्टर आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई जी, ठीक है। अब इसमें सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेंगे जी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, बाकी आप एक बार आप खुद भी रीड कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। मेन बस इसके अंदर थोड़ा बहुत जो देखने वाले हैं वो रूल्स है। सेक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, मेन है रूल्स। 27 से लेके 32 तक आपके जो भी रूल्स है ना मेन बस वो देखने वाले हैं जी। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिस्काउंट आउट टू बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू। अब कह रहे हैं नीचे दिए गए डिस्काउंट आपकी वैल्यू में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे, बस ये बता दो जी। अब नीचे इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिए होंगे, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वैल्यू में से माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, बस ये बता दो जी। सबसे पहला केस है कंपनी ऑफरिंग 20% डिस्काउंट फॉर परचेस अबव 10,000। 10,000 से ऊपर की परचेस पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या ये डिस्काउंट माइनस होगा नहीं होगा, बिल्कुल डिस्काउंट माइनस होगा जी। 100% डिस्काउंट माइनस होगा तो सिंपल डिस्काउंट है भाई, जैसे 10,000 से ऊपर की शॉपिंग करेंगे डिस्काउंट मिलेगा 20%, तो यस माइनस कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहले का आंसर हो गया।
फिर वो कह रहे हैं कंपनी ऑफरिंग एडिशनल डिस्काउंट 1% ऑन परचेज ऑफ 10,000 पीसीस इन ए ईयर। मतलब अगर कोई पर्सन पूरे साल में 10,000 पीस परचेज कर लेगा, 10,000 पीस परचेज कर लेगा, उसको 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो सोच के बोला सर, क्या ये डिस्काउंट प्री सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई है? यार आवाज नहीं आ रही यार। देखो अगर आप आंसर नहीं दोगे ना सर, सही बता रहा हूं, फिर फायदा कुछ भी पढ़ने का नहीं। और वैसे बच्चे बहुत कम देखते हैं जी, मतलब प्रोफेशनल के बच्चे ना, फिर बच्चे कहते हैं ना सर आप हमारे लिए मेहनत क्यों नहीं करते, भाई आप हमारे क्लास क्यों डालते? इतनी मेहनत करने के बाद भी ना मुझे समझ नहीं आता कि आप देख भी रहे हो नहीं देख रहे। सही बता रहा हूं सर, सही बता रहा हूं। आप चेक कर लो, प्रोफेशनल वाले बच्चों के व्यूज चेक कर लेना, 700 800 900 1000 से ऊपर जाते नहीं है। इतना बच्चा आलसी है कि बनी बनाई चीज मिल रही है, बच्चा कह रहा है भाड़ में जाए, हम क्यों देखें। खुद उसने करना नहीं, देखना उसने है नहीं, उसका अलग ही लेवल के माहौल चल रहे हैं। और प्रॉब्लम पता क्या, फिर आप खुद सोचो सर, आपको एक चीज बनी बनाई मिल रही है, मैंने क्या कहा आपसे, मांगा क्या है? यही तो मांगा है ना, आधा पौना घंटा उस मेरे को दे दो और मुझे क्या चाहिए, पूरा दिन आपके पास है। और मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, अगर कहीं पर आ रहे हो जा रहे हो, सुन लो, कान में हेडफोन लगा के सुन ही लो सर, कुछ तो दिमाग में जाएगा। और अगर सेम क्वेश्चन बन गया, आप मुझे याद करोगे कि सर ने क्लास में करवाया था। इधर देखो ध्यान से, अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो था, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में दो कंडीशन थी, एक तो टर्म्स एंड अरेंजमेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखो, और दूसरा बायर ने आईटीसी रिवर्स कर दिया। तो यहां पे अब ये डिस्काउंट मेरे को तो क्या लग रहा है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, क्योंकि देखो वो कह रहे हैं 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर 10,000 पीस आपने ले लिए। मतलब ये डिस्काउंट पहली बात तो सप्लाई से लिंक करता है, सप्लाई से लिंक करता है। और हाँ, एज्यूम करके चलना कि बायर ने आईटीसी रिवर्स कर दिया होगा अगर उसने क्लेम किया है उस वैल्यू का जी, और अगर नहीं क्लेम किया फिर तो बात ही अलग है जी। ठीक है, तो देखो जी, द अबव केस इज ए केस ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट। और देखो फिर वही 15(3) आपकी दो कंडीशन है कि आपका आईटीसी रिवर्स करना चाहिए रिसीवर को, और आपका टर्म्स देखो, डिस्काउंट आर एस्टेब्लिश्ड इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई से पहले पता था ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, और आईटी से अगर बायर रिवर्स कर देगा तो ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। अब तीसरे पॉइंट में ना बच्चा गलती कर देता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है आफ्टर सेलिंग ए प्रोडक्ट। सबसे बड़ी लाइन तो ये है, सामान बेचने के बाद, सामान बेचने के बाद। अब अगर सामान बेचने के बाद अगर कोई प्राइस कम किया जाएगा तो गवर्नमेंट कह रही वो डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, क्योंकि सर डिस्काउंट मींस क्या, कि सप्लाई या उससे पहले आपको पता था क्या होगा। अब गवर्नमेंट कह रही भाई साहब हमें पागल मत समझो, अगर तुमने सामान बेच दी है उसके बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि वैल्यू कम होनी चाहिए, तो हम वो डिस्काउंट 15(3) के अकॉर्डिंग माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो प्री सप्लाई डिस्काउंट है और ना ही पोस्ट सप्लाई है। नहीं 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 नहीं, एक नालायक बच्चा कह रही पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब तो ये हुआ ना सप्लाई के बाद। नहीं, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि पता मुझे पहले से ही था डिस्काउंट मुझे क्या मिलेगा, बट वो बात अलग है कि उस कंडीशन पूरी करने के बाद मिलेगा। बट यहां तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब सामान सेल कर दिया, उसके बाद कंपनी ने उसको रीवैल्यू किया, फिर वैल्यू कम की, तो और फिर क्रेडिट नोट इशू किया, तो क्या ये डिफरेंशियल अमाउंट का जो क्रेडिट नोट इशू किया, क्या उसका डिस्काउंट माइनस करेंगे? गवर्नमेंट ने क्लियर शब्दों के अंदर मना किया हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ये डिस्काउंट हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि जब सप्लाई की उस टाइम पर नहीं पता था कि ये डिस्काउंट मिलेगा, तो इसलिए हम ये डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे जी, और ऊपर वाले दोनों डिस्काउंट हम माइनस करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जी। तो था तो ये थ्योरी बेस, आप खुद भी पढ़ सकते थे, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन एक दो बार बन चुका है, इसलिए मैंने यहां पे करवा दिया जी। ठीक है, आगे आओ जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखना जी। दुष्यंत रेंट आउट ए कमर्शियल बिल्डिंग ओन बाय हिम टू भारत फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दुष्यंत ने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी, किसको दी? भारत को दीजिए। फॉर विच ही चार्ज ए रेंट ऑफ 19,50,000, 19,20,000 पे रेंट चार्ज कर रहा है। ठीक है जी। दुष्यंत pays the maintenance charges of 1 lakh for the December month as charged by the local society. These charges have been reimbursed by him by Mr. भारत। मतलब भारत ने उसको रिम्बर्स कर दिया जी। अब अगर भारत ने रिम्बर्स कर दिया तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भारत को ऑब्वियस सी बात है, भारत वहां पे रह रहा है, मेंटेनेंस चार्जेस किसको पे करने थे? भारत को। पे किसने कर दिए जी? यहाँ पे पे किसने कर दिया? दुष्यंत ने। तो उसके बिहाफ पर अगर दुष्यंत ने पे किए तो अब भारत की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? यस, ऐड करेंगे जी। देखो जी,
और उसके बाद लिखा है ऑल्सो दुष्यंत हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ ₹2,80,000 विच ही हैज नॉट चार्ज फ्रॉम भारत। अब जो उसने भारत से चार्ज ही नहीं किए, जो भारत से चार्ज नहीं किए वो तो वैल्यू में ऐड ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो उसने खुद पे किए। तो भारत से कितने चार्ज किए? 1 लाख रुपए, तो 19,50,000 पिए, और 1 लाख रुपए उसने जो भारत से चार्ज किए हैं, क्योंकि जो भारत ने रिम्बर्स कर दिए उसने चार्ज किए, तो 1 लाख रुपए वैल्यू में ऐड कर दोगे। उसके बाद जी फिर वो कहना चाह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू। तो भाई साहब वैल्यू तो म्युनिसिपल टैक्स जो पेड बाय दुष्यंत है वो तो ऐड होंगे नहीं। 20,50,000 रुपए की वैल्यू है, उस पर 9% CGST, 9% SGST, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी जी। बस मेन जो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट क्या है पता क्या? म्युनिसिपल टैक्स। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी किराए पर दी, मैंने प्रॉपर्टी किराए पर दी, एक तो आप मुझे किराया पे कर रहे हो, और जो मैंने आपके बिहाफ पे म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया आप वो भी तो मुझे पे करोगे ना। तो वो किराया प्लस में जो आपने मुझे म्युनिसिपल टैक्स रिम्बर्स किए, बस ये दोनों ऐड होंगे। अब अगर मैंने कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब ये वैल्यू में थोड़ा काउंट होंगे, ये तो तुम खुद पे कर रहे हो ना। हाँ अगर तुमने सामने वाली पार्टी से रिम्बर्स करवा लिए तो फिर उसका बर्डन तुम्हारी जेब पर नहीं है, फिर बर्डन उसकी जेब पर है। तो अगर फिर बर्डन उसकी जेब पर होगा इसलिए वो वैल्यू में ऐड करेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ना कई बार बच्चे को ना लॉजिक क्लियर नहीं होता कि सर ये 1 लाख क्यों ऐड कर रहे हैं या 2.5 लाख ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसके खुद के हैं और ये 1 लाख रुपए भारत के हैं, पे कर दिए थे इसने दुष्यंत ने, और फिर भारत ने रिम्बर्स कर दिए, इसलिए वैल्यू में ऐड हमने किया जी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो वैल्यू निकल के आ गई जी 20,50,000 रुपए, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद एक बार यहाँ पे वर्किंग नोट दिया हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्स आपने क्यों ऐड किए, रीजन क्या है, वो सारे रीजन आपको दिए हुए हैं जी। अगला क्वेश्चन फिर है जी क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगेन जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इवन हमने क्लास के अंदर भी किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखना जी, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 76,000 का है। स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर 5,000 रुपए ऐड करेंगे। ड्यूटी लेविड बाय लोकल अथॉरिटी भैया ऐड करेंगे। CGST SG ऐड नहीं करेंगे। फिर वो कह रहे हैं सब्सिडी रिसीव फ्रॉम NGO से सब्सिडी मिली है, और द अबव प्राइस 76,000 गिवन अबव इज आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी। मतलब 76,000 का प्राइस उस सब्सिडी की एडजस्टमेंट के बाद है। तो अगर वो प्राइस एडजस्टमेंट के बाद है इट मींस आपने माइनस कर दी होगी। क्या माइनस करनी थी? आंसर इज नो, हमें ऐड करनी थी, 5,000 पे ऐड कर दोगे। फिर 3% डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस का। लिस्ट प्राइस कितने है जी? 76। इसका अगर 3% निकालोगे तो 76 का अगर मैं 3% निकालूंगा दैट इज 2280, तो 2280 आप माइनस कर दोगे, 5,000 ऐड करोगे, 4,000 ऐड करोगे, 5,000 ऐड करोगे, तो इनको ऐड करने के बाद 2280 माइनस करके आपकी नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बार देखना 76, 5, 4 और फिर ये 5, फिर 2280, आपकी नेट वैल्यू आपके सामने आ गई। क्वेश्चन पता कितने नंबर का आया था? 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है सर, 5 नंबर के अंदर, और आप खुद देख लो 1 नंबर का भी नहीं है। हंसो मत ना, हंसो, फिर हंस रहा बच्चा नालायक। सर बताओ उसके अंदर है क्या? बिल्कुल सिंपल सी तो बात है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा बताओ? नहीं झूठ मत बोला, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा सर, जिसमें सारी एडजस्टमेंट दे रखी हो, हमें कुछ नहीं करना बट ऐड लेस करना, और करना क्या है? एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, ये सब्सिडी हमने ऐड इसलिए की है क्योंकि आपने माइनस करके दिखा दी, तो कह रहे ना ऑलरेडी एडजस्टेड। तो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सब्सिडी के लिए अगर एडजस्टेड वर्ड आएगा तो मतलब माइनस, और सब्सिडी को छोड़ के जो बाकी 4 आइटम है अगर उसके लिए एडजस्टेड वर्ड आएगा तो मतलब आपने वो ऐड कर दी। तो एडजस्टेड वर्ड जो है वो सिर्फ सब्सिडी वाले पॉइंट के लिए इट मींस माइनस कर दी, हमें माइनस नहीं करनी चाहिए थी, रीजन बिंग क्योंकि गवर्नमेंट की नहीं है। हां अगर गवर्नमेंट की होती फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमें ऐड करके दिखाना है तो आपने ये ऐड किया, डिस्काउंट माइनस किया, आपकी वैल्यू इतनी निकल के आ रही है जी, ये आपकी वैल्यू है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद वर्किंग नोट्स हैं जी, ये वर्किंग नोट्स आप एक बार खुद रीड कर सकते हो जी। अब आना जी फिर अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रूल नंबर 32 का जी, जो बच्चों को मुश्किल लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 ये बात कहना चाह रहा है, प्राडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज ए मनी चेंजर, ये मनी चेंजर है। इट हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, फॉलोइंग परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, अच्छी बात है। $1,000 आर परचेज फ्रॉम नंदी एंटरप्राइज एट द रेट ऑफ 74, और आरबीआई का रेफरेंस रेट जो है उस दिन का 74.6 है। तो अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट 74.6 है तो वैल्यू निकालनी है। तो याद करो मैंने कहा था जो आपका रेट होगा, मतलब जितने में आपने
परचेज किया होगा, जो आपका परचेज रेट होगा वो, और आरबीआई का रेफरेंस रेट, जो डिफरेंस होगा ना, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी 74.60 माइनस में 74, तो अगर 74.60 माइनस में 74.6 आ गया, और अगर मैं मल्टीप्लाई 1000 कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 600 रुपए। तो देखो पहले केस में वैल्यू आएगी 600 रुपए, ये इसका आंसर है। बताओ क्वेश्चन में है कैसा? बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का अगले पे आओ जी। और वो कह रहे हैं $2000 है, आर सोल्ड टू मेनावती एट द रेट 74.5 पर $। आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया ही नहीं हुआ जी, आरबीआई का रेफरेंस रेट ही नहीं है। अब याद करो सर, अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी है और रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ, तो जो ग्रोस यूनिट्स होंगी उसको रेट से मल्टीप्लाई करके उसका 1% जो होगा वो तुम्हारी वैल्यू आएगी। तोते उड़ गए, तोते उड़ गए ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके शक्लों से मुझे लग रहा है कि आप रिवीजन करके नहीं आए, और कई बच्चे तो क्वेश्चन रटने के लिए आए हैं। अच्छा, ऐसा होगा तो वैसा कर देंगे, वैसा हो गया तो ऐसा कर देंगे, कुछ भी कर देना, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा जी, जब तक आपके प्रोविजन क्लियर नहीं होंगे। तो एक बार पहले प्रोविजन पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन करना। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप डिमोटिवेट हो जाओ मोटिवेट की बजाय। हाँ, अगर पढ़ के बैठोगे कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा कि यस आपको आते हैं। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है जी, यहाँ पे 74.5 को 2000 से मल्टीप्लाई करके 1% निकाल देंगे, तो 2000 मल्टीप्लाई 74.5, इसका 1% निकाल दूंगा तो 1490 रुपए की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, 1490 रुपए की जी। एक बार देखते हैं अगली वैल्यू क्या है। देखो 1490 रुपए, ये आ गया जी। अभी गेम खत्म नहीं, अभी गेम खत्म नहीं। वो कह रहा है कि भाई साहब आपको वैल्यू जो निकालनी है एज पर 32(2)A, और ये जो वैल्यू निकाली वो कैसी है? एज पर 32(2)A, और आपको वैल्यू 32(2)B के अकॉर्डिंग भी निकालनी है। और 32(2)B में क्या था जी, अगर मनी चेंज करवानी है 1 लाख तक क्यों, तो क्या होगा? फिर 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक करवानी है तो क्या होगा? और अगर मनी चेंज 10 लाख से भी ऊपर करवानी है तो क्या होगा जी? अब एक बार देखो जी यहाँ पे फटाफट से जी, यहाँ पे पहले तो अमाउंट निकाल लो। अब यहाँ पे 1000 है, उसको 74 से मल्टीप्लाई करो तो ये 74,000 रुपए की मनी चेंज करवानी होगी। और अगर 2000 है तो 74.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2000 मल्टीप्लाई 74.5, ये हो गया 1,49,000 जी। अब भैया अगर यहाँ पे 74,000 है, मतलब 1 लाख तक है, तो 1 लाख तक होता है जी 1%, तो 1 लाख आप एक बार निकालना जी। 1 लाख है, सॉरी 74,000 है ना, तो 74,000 का 1% निकालोगे, आपका वैल्यू है 740, और लिमिट है 250 रुपए की, विच एवरेज हायर, तो हायर क्या है? तो 740 रुपए, ये आपकी वैल्यू आ गई। और वहां पे कितना है? 149, तो 149 मतलब 1 लाख तक तो 1% आएगा, तो आपकी 1000 पे तो ये वैल्यू आ गई। फिर बैलेंस बचा 49,000, उसका 0.5, तो 49 का 0.5 कितना आएगा जी? 49,000 का 0.5 ये आ रहा है, 49,000 का 0.5 आ रहा है, क्या हो रहा है इसको, 245 प्लस में 1000, 1245 रुपए की वैल्यू आ रही है जी। हाँ बिल्कुल सही है, 1245 रुपए की वैल्यू आ रही है जी। नहीं आया समझ? पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, या सब ऊपर से चला गया? एक बार दोबारा समझा दूं, एक बार दोबारा समझो। 32(2)A तो याद है ना कि रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट और जो उनके खुद के रेट होंगे माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकालनी है। अगर रेफरेंस रेट नहीं पता होगा तो ग्रोस वैल्यू का 1% निकाल लें। फिर 32(2)B में अगर 1 लाख तक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर 1 लाख तक मनी चेंज है तो 1%, 250 रुपए विच एवरेज हायर। 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक है तो 0.5, 1000 तो है ही है। अब जो 1 लाख से ऊपर है उसका 0.5, और यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फिर अगर 10 लाख से ऊपर है तो 5500 प्लस में 0.1%, और हाईएस्ट लिमिट जो है वो 60,000 की है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो उसके बेस पे मैंने आंसर निकाला है सर। ये तो 32(2)B का आंसर है कि देखो यहाँ पे 74 है, 1 लाख तक है तो उसका 1% निकाल दिया, जहाँ 149 है तो 1 लाख तक का तो 1%, और 49,000 का 0.5%, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई जी। तो फाइनली अब जाके जी ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है जी। ठीक है, अब आ जाओ जी, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है जी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक ना इसमें क्वेश्चन नंबर और दिया हुआ है, ये वाला सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ आपने नॉलेज के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है सर, ये एग्जाम के लिए नहीं है। इवन एक्चुअल में सीए वाले क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, और वहां पे भी नॉलेज पर्पस के लिए दिया हुआ है।
ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए रीड करना है आप कर सकते हो, और आप खुद समझ रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन 16 नंबर या 20 नंबर का बनेगा जो हमारे एग्जाम में आना ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आप सेल्फ रीड कर सकते हो, नहीं हमारे एग्जाम में किसी पर्पस से नहीं, बट मैंने क्यों डाल दिया क्योंकि सीए फाइनल के मॉड्यूल में था, मुझे लगा आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है जी, लो जी इधर सुना ध्यान से जी। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं जी। अब वो बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है हैज कलेक्टेड प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी सब्सक्राइबर, it does not intimate the amount allocated for investment to subscriber of the policy at the time of collection of premium. The company has provided the following detail in relation to receipt. अब प्रीमियम ओनली फॉर रिस्क कवर, अब जो ओनली फॉर रिस्क कवर है जी, ओनली फॉर रिस्क कवर है उसकी तो पूरी वैल्यू पर ही जीएसटी लगता है जी। जो रिस्क कवर वाला प्रीमियम होगा उसकी तो पूरी वैल्यू पर ही जीएसटी में लगाना है। उसके बाद प्रीमियम फॉर न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर, प्रीमियम फॉर न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर, तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसका मेरे ख्याल से 25% निकालते हैं, और सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी रिन्यूअल, अगले आने वाले साल के जो प्रीमियम जो आएंगे उसका निकालते हैं 12.5%, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती है उस केस में क्या करते हैं, उसका 10% निकालते हैं। ऐसे घूर के मेरी तरफ मत देखो जी, बिल्कुल मत घूरो मेरी तरफ, ये सारी बात हमने क्लास में की हुई है जी, ये सारी बात हमने क्लास में की है। एक बार आके डायग्राम खोल लेना, रूल नंबर 32 का हमने कितना टाइम लगाया था जी, और वहां पे मुझे अभी तक याद है एलआईसी का मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाया, वहां पे प्रॉपर डायग्राम बनाया कि अगर सिर्फ रिस्क कवर है तो क्या होगा, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा। ठीक है, तो आप मैं एक बार दिखा देता हूं जी। अब यहां पे देखो जी, पहली बात तो अगर सिंगल प्रीमियम है तो 10%, दूसरे हैं तो पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 25 और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो अगले साल आएंगे उसका 12.5, और रिस्क प्रीमियम की तो पूरी की पूरी वैल्यू पर ही जीएसटी की बातें होंगी। तो देखो 25 लाख तो ये जोड़ दिया, फिर 40 लाख का 25%, 10 लाख रुपए, 80 लाख का 12.5, 10 लाख रुपए, और 1 करोड़ का 10% या 10 लाख रुपए, 55 लाख रुपए टोटल वैल्यू आपकी निकल के आ गई जी, टोटल वैल्यू जिसपे आपको जीएसटी पे करना होगा जी। नहीं आया जी, नहीं आया तो एक बार फिर ऐसा करना, रूल नंबर 32 पढ़ लेना जी। मैं आपको सही बता रहा हूं, बिना प्रैक्टिस के मत करो सर, प्लीज मत करो। अगर कर ली है फिर भी दिक्कत आ रही है तो कहीं प्रैक्टिस में कमी है सर, फिर प्रैक्टिस में कमी है, क्योंकि रूल नंबर 32 मुझे अभी तक याद है, जो हमारा अभी लेटेस्ट बैच है जो उसके अंदर मैंने डायग्राम बनवाया था सर प्रीमियम वाले केस में, और अगर किसी बच्चे ने वो डायग्राम भी सही ढंग से पढ़ लिया होगा उसका आंसर बच्चों वाला है। रिस्क कवर वाले को मैंने कहा था कि पूरी वैल्यू अलग कर देते हैं, पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगता है, और नॉर्मल प्रीमियम में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 25%, अगले आने वाली का 12.5, और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के अंदर 10% करते हैं, तो वही तो मैंने किया है बस। ठीक है, तो उसकी पूरी वैल्यू कर ली, इसका 25 निकाला, इसका 12.5, इसका 10, आपकी जो टोटल आ गई उसको वैल्यू पे, उस वैल्यू पे आपको जीएसटी पे करना है। उसने मुझसे वैल्यू ही पूछा है तो वैल्यू मैंने आपको बता दीजिए। ठीक है, तो फाइनली अब जाके जी हमारा वैल्यूएशन का चैप्टर खत्म हो जाता है जी। तो फाइनली 2 चैप्टर हमने किए हैं जी। अगला टारगेट सुन लो, सैटरडे के लिए अगला टारगेट है जी आपका रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, इनवॉइस वाला चैप्टर, रिटर्न वाला चैप्टर, और ई वे बिल वाला चैप्टर जी। 4 चैप्टर आपको मैं टारगेट तो ये देके जा रहा हूँ कि पूरा जीएसटी रिवाइज कर लो, बट कम से कम ये 4 चैप्टर आपने बढ़िया तरीके से करने हैं जी। और आपकी फटाफट जीएसटी कंप्लीट करके फिर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, आपके जीएसटी के टेस्ट होंगे जी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 60 नंबर का अगर जीएसटी है न्यू सिलेबस में तो 60 में से 60 हमारे हों, और अगर ओल्ड में 40-45 का है तो सारे नंबर हमारे हों। मेरा ये ड्रीम है, वो ड्रीम आप पूरा करोगे जी, मैं तो मेहनत कर सकता हूं बस। ठीक है, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब सैटरडे को जी, सेम टाइम सेम जगह। अब दिवाली के बाद ना लग जाएंगे सर, अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना बस सर। अब मैं सही बता रहा हूं, आने वाले टाइम में इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, आप वाकई हैरान हो जाओगे कि सर अब हमारे एग्जाम निकल के रहेंगे जी। ठीक है, तो एडवांस टेक्स्ट में कोई कमी नहीं आने दूंगा सर, इतना मेरा विश्वास है, और इतना आपके ऊपर मैं विश्वास करके चल रहा हूं कि आप भी साथ में मेहनत करोगे जी। ठीक है, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। बच्चा कह रहा दिवाली तो विश कर दो, दिवाली विश करने के लिए लाइव आऊंगा अपनी, यार आप मेरा परिवार हो, अब आपको दिवाली विश करने के लिए लाइव जाऊंगा तो मैं बताओ फिर कब आऊंगा लाइव। ठीक है, दिवाली विश करने के लिए आऊंगा, वैसे करवानी है करवा लो। हैप्पी दिवाली सभी को जी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मैं कह रहा हूँ मजे आ जाए आपकी लाइफ में, बस इतना मेरा कहना है। ठीक है, वंस अगेन जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय।